जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं जिसका नाम है समय और ऊर्जा प्रबंधन, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आप समय को, ऊर्जा को कैसे बचा सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है 6 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इसी में से आएगा। बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो, ठीक है। इससे पहले मैंने जो है 10 चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग जो है ऊर्जा और प्रबंधन के बारे में, यानी समय और ऊर्जा के प्रबंधन। समय क्या होता है? टाइम, और ऊर्जा यानी एनर्जी। आप समय और ऊर्जा को कैसे बचा सकते हो मैनेजमेंट करके, एडजस्टमेंट करके, वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे बस समझ में चले, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, समय योजना के विभिन्न सोपान लिखिए। यानी कि समय योजना, आप समय की कैसे योजना बना सकते हैं, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कैसे कर सकते हो। ये तो आप लोगों को पता होगा कि भाई टाइम जो है मैनेज करना कितना जरूरी है आज के टाइम पे। अगर हम टाइम मैनेज करना सीख गए ना तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। आगे बात समझ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा जो है बलवान होता है। समय बहुत बलवान होता है। क्यों? क्योंकि एक बार समय जब चला जाएगा तो वो वापस समय तो वापस आने नहीं वाला। इसीलिए बोला जाता है कि समय योजना के जो मतलब हमें समय योजना बनाकर जो है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे समय योजना के विभिन्न सोपान क्या होते हैं, कैसे अलग अलग चरण हैं इसके, कैसे आप निर्धारित कर सकते हो। देखो, निर्धारित समय पर होने वाले सभी कार्यों की सूची बनाना, यानी कि जो आप जिस टाइम डेली जो काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। और उदाहरण के लिए नौकरी पेशे वाली महिला जो है, जो नौकरी करने वाली महिला है के लिए नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना, दोपहर का खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, ठीक है, कर स्वयं काम पर जाना, सभी कार्य निर्धारित समय पर करने होते हैं। ये तो फिक्स टाइम हो गया किसी महिला का। आगे बात समझना, किसी का ये फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। देखिए उसके बाद निर्धारित समय पर होने वाले कार्यों को रेखांकित कीजिए। जैसे उपयुक्त उदाहरण में बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़ना और स्वयं समय पर ऑफिस पहुंचना। देखो निर्धारित समय मतलब क्या हो गया, जो आपका फिक्स टाइम है, आपको उस टाइम पे कहाँ जाना है, अपने काम पर जाना होगा, बच्चों को स्कूल से लेने जाना होगा, ये सब तो फिक्स टाइम होता है ना। ये चीज़ इसमें कटौती नहीं कर सकते। तो बोला जा रहा है विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय का अनुमान लगाइए। जैसे खाना पकाने में 45 मिनट लगते हैं, तैयार होने में 20 मिनट लगते हैं, पर किसी को तैयार होने में 1-1 घंटा लगता है। क्यों? बाल बनाना है, मेकअप करना है। लड़कों में क्या है, लड़के बाल सेट करते रहेंगे, काफ़ी टाइम उसी में लग जाता है ना। ड्रेसिंग सेंस पूरा तैयार करना है, ड्रेस तैयार करनी है। चलिए देखिए आज थोड़ा मैं धीरे पढ़ाऊँगा क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए, है ना, थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए सभी कार्यों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे सबसे पहले खाना पकाना, टिफिन पैक करना, फिर बच्चों को तैयार करना और आखिर में स्वयं को तैयार होना। स्वयं को भी तो तैयार करना है, ऐसे तो है ना कुछ भी पहन के चले जाओगे ऑफिस, ये सब। तो यही तो है समय की योजना बनाना। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य कीजिए। सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाइए। जैसे यदि माँ खाना बना रही है तो पिताजी बच्चे को तैयार कर सकते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है तो बच्चे को पिताजी तैयार कर दें, ये चीज़। लेकिन पिताजी को भी यदि उसी समय जाना है तो बिना पिता की मदद के माँ को ही बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी दिन माँ को काम पर जल्दी जाना है तो अन्य सदस्यों को उसके साथ सामंजस्य करना होगा। पूरा परिवार कैसे चलता है, किसी एक के एफर्ट करने से परिवार नहीं चलता। परिवार चलता है जब सारे घर के सदस्य मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें, तब जाकर परिवार चलता है, वरना परिवार तबाह हो जाता है जिसमें एक तरफ से एफर्ट किया जाता है सिर्फ। इसीलिए जब हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं अपने, तो हर किसी को जो है रिश्ता बचाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा कि कहीं कोई हमसे रूठ ना जाए। अगर रूठ गया तो मनाओ भी, क्योंकि परिवार इसी को तो कहते हैं। अब परिवार में ही आप लोग शर्म खाते हो, बात नहीं करते, टेंशन मतलब एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, तो याद रखना वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता, वो परिवार जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसलिए फ्रैंक रहो परिवार के साथ, हमेशा शेयर करना चाहिए, हमेशा माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ आप फ्रैंक रहें, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। चलिए, तो ये तो होता है हमारे समय योजना के विभिन्न सोपान होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कार्य सरलीकरण। देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट मैंने दिखाए हैं, लगभग 5 पॉइंट दिखाए हैं।
बढ़िया से आप लोग याद रखें उसको, ठीक है। उसे समय योजना, समय को आप कैसे बांट सकते हो वो बता रखा है, ठीक है। देखिए उसके बाद है कार्य सरलीकरण के विभिन्न तरीके बताइए। सरलीकरण क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए कार्य सरलीकरण के 5 प्रमुख जो हैं तरीके बताने। सरलीकरण मतलब कार्य को और अच्छे से या सरल तरीके से कैसे कर सकते हो। जैसे पहला है अनावश्यक क्रियाएं घटना, जैसे भोजन करने के पश्चात यदि हमें मेज साफ करने में सहायता करनी है तो हम अपने दोनों हाथों में 2-3 चीजें उठाकर रसोई घर में रख दें, इससे समय बचेगा, सरल हो जाएगा काम। अब क्या होता है कि एक कोई बंदा प्लेट रखने गया, फिर दोबारा आया, फिर रखने गया, सब अलग अलग खा रहे हैं, नहीं पहले एक साथ सब लोग खा लें, वेट कर लो थोड़ा सा, फिर एक साथ सबकी प्लेट उठा के रख दो, टाइम बच जाएगा, फिर आप दूसरा काम करो। तो हम फिर आकर कुछ और प्लेट उठाते हैं। इस प्रकार हम कई बार आते जाते हैं। हम मेज निम्न प्रकार से खाली कर सकते हैं। जैसे कैसे कैसे खाली करना, देखो पहले सब प्लेट जमा कर लो, फिर छोटी प्लेट को बड़ी प्लेटों के ऊपर रख लो, सभी चम्मच जो देखो आंसर बहुत इजी होता है, बस क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल कठिन होते हैं, इसलिए उनको समझना होता है। तो कार्य सरलीकरण मतलब वो क्या हो गया कि कैसे किसी कार्य को और ज़्यादा सरल तरीके से किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो यही चाहिए, तो हर किसी को पता होगा ना, बस क्वेश्चन समझना होगा आप लोग को, दिमाग में रखिएगा। देखिए तो इसके बाद है सभी चम्मच प्लेटों में रख लें, फिर रसोई घर में ले जाओ, ठीक है। इसके बाद सभी गिलास तथा अतिरिक्त कटोरियां ट्रे उठाकर रसोई घर में ले जाओ, अंत में जो भी बचा हुआ है वह सब ले जाएं। इस प्रकार रसोई में केवल 3 बार जाकर हमने जो है आवश्यक क्रियाएं रसोई तक जाने की बचाई और अपनी ऊर्जा की बचत भी की। 36 बार दौड़ने से अच्छा है एक बार सब लोग खा लें तो एक बार उठा के ले जाओ। क्यों, ये चीज याद रखना है। उसके बाद बोल रखा है यहाँ पे कि बहुत इजी है ये। इसी प्रकार धोने के बाद प्लेटों को पोंछने के बजाय उसे प्लेट रैक पर रख दो, यानी रैक पर डाल दोगे, बार बार उसको पोंछ रहे हो, पानी क्योंकि जमा हो जाता है, निशान पड़ जाता है सफेद सफेद, ऐसा मत करो। उसको रैक ले आओ, रैक लगवा लो अपने घर में, उसमें जल्दी जल्दी धो दो के जल्दी थपड़ 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 धो, प्लेट उसमें फेंकते रहो, ऐसे ऐसे फेंक दो प्लेट। ऐसे क्या होगा, सारी चकनाचूर हो जाएगा, फिर उधर से फिर मार पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं करना है। तो प्लेटों को किस में रखना है, उस रैक में रख दो, तो इससे टाइम बच जाएगा और समय, पानी सारा निचोड़ जाएगा। और रैक उस जगह लगवाओ जहां पर आपका नीचे बेसिन हो। आगे बात समझ में? सॉरी, बेसिन नहीं, सिंक होना चाहिए। तो सिंक होना चाहिए जहां पे, तो उस जगह पे लगवाओ ताकि सारा जो है पानी उसमें निचोड़ जाए। आगे बात सुनो, काम को बेहतर क्रम में करना। यदि हमें कमरा साफ करना है तो पहले जाले साफ कर लेने चाहिए और जो है डस्टिंग या झाड़ से बाद में झाड़ू पोछा करना चाहिए। देखो आप सोचो पहले झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, फिर देखो जाला रह गया, फिर जाला साफ करो, मकड़ी गिरेगी, उल्टा फुल्टा होगा ये। इसीलिए आप क्या करो, पहले तो जाले साफ कर लो, फिर उसके बाद जो है फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा पाछी कर लो, जो भी आपकी सीनरी वगैरह रखी है उसको पोछ लो, फिर उसके बाद जो है लास्ट में पोछा लगाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है काम करने के कौशल का विकास करना। आप नए नए तरीके से काम करने के तरीके ढूंढा करो। यदि गृहिणी को प्लेट, चम्मचें तथा गिलास साफ करने हैं तो उसे एक ही तरह से तीनों तरह के बर्तन धोने चाहिए और उसे समय भी कम लगेगा और थकान भी कम होगी। मतलब एक सिंक में आप सारा सामान रख लो, बर्तन वर्तन, उसको क्या करो बढ़िया से एक ही साथ में धो लो, पूरा एक ही खांची उसमें जमा कर लो। फिर क्या करो, मैंने भी धोया, मुझे पता है ना फिर उसको क्या करो कि टोटी चालू करो, फिर जल्दी जल्दी बर्तन जो भी खंगार साइड में रखते जाओ। इस तरीके से करना है, ठीक है। एक बार बीच में मतलब बर्तन निकाल के रखने से पहले एक बार बेसिन जो है अपना, फिर बेसिन बोलो, सिंक को अपने एक बार धो लेना ताकि उसमें सारा जो भी कुछ कड़कट वगैरह हो गया, खाने के दाने वगैरह होगा, उसको आप डस्टबिन में डाल दो, ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद सारा बर्तन वापस उसमें डालो, फिर जो भी झाग वाग लगी उसको बढ़िया साफ करके फिर किनारे रख दो। आगे बात समझ में? या फिर उसको रैक पे भी सीधा टांग दो, ये चीज। तो काम करते समय उचित मुद्रा का प्रयोग आप क्या करो, देखो यदि हम रोज टेबल पर बैठकर काम करते हैं तो ठीक से बैठकर अपनी पीठ झुकाकर बैठते हैं तो पीठ में दर्द होने लग जाता है, तो हम थक और कार्य नहीं करने का मन करता है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारी मुद्रा उचित नहीं है। तो घुटने मोड़े बिना जमीन से भारी बक्सा उठाने में उठाना बहुत कठिन हो जाता है। अब घुटने मोड़ कर उठाओ, इस तरीके से उठाओ, है ना।
अब आप सोच रहे हो ऐसे करके बिल्कुल ऐसे उठाओ तो बहुत पैरों पे वजन पड़ेगा, घुटने में दर्द होने लग जाएगा। तो उचित मुद्रा की बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। तो उचित मुद्रा का प्रयोग ऊर्जा की बचत भी करता है, इसलिए ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम ऐसे उठाते हैं तो डायरेक्ट आप पैर पूरा सीधा करके मत उठाओ ना, कमर में दिक्कत होगी, घुटना भी टूट जाएगा। आप घुटने को भी मोड़ो, इससे फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ेगी ना तो आपका बॉडी के अंदर जितना भी अलग अलग जोड़े हैं सब पर जोर जाएगा, एक पर जोर नहीं जाएगा। ठीक बा, देखिए उचित ऊंचाई पर काम करना। ठीक है, उचित ऊंचाई पर क्या काम करने का मतलब क्या है, जिस स्थान पर हमको काम करना है उसकी ऊंचाई उचित होनी आवश्यक है। सभी वस्तुएं उचित ऊंचाई पर रखी होनी से हमारी ऊर्जा बचती है। मान लो अब आपका जो है जो चूल्हा वूल्हा है वो नीचे रखा हुआ है, आप बैठ के कर रहे हैं, फिर आप अगर मान लीजिए किसी कोई खड़े होके जो है खाना बना रहा है, वो उसका समय अलग उसका समय अलग हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ होती है, यही सारी चीज़ें। जैसे बोल रखा है कि जमीन पर स्टोव रख कर काम करने वाली महिलाएं अपना काम समाप्त करने में उन महिलाओं की अपेक्षा कम काम करने में अधिक समय लेती हैं जो आवश्यक वस्तुओं और स्टोव रसोई की मेज पर रखकर और खड़े होकर काम करते हैं। बैठ के काम करोगे तो होगा, थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगेगा बैठ के काम करने से, क्योंकि आपको डब्बा लेने जाना पड़ेगा, ये करने। खड़े होकर धड़ 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 भागो इधर से उधर, पूरा सफा चट कर दो किचन को, आगे गैस चूल्हा सब फेंक दो इधर उधर, नहीं तो ठीक है। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमें अलग अलग कार्य करने के तरीके, कार्य का सरलीकरण कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आता है थकान के विभिन्न प्रकार बनाकर उसे दूर करने के तरीके बनाइए। देखिए, थकान को विभिन्न प्रकार बोला था, थकान के विभिन्न प्रकार बताकर उसे दूर करने के। थकान कैसे कैसे होती है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो दो तरीके की थकान होती है, ध्यान सुनिएगा। शारीरिक थकान और एक होता है मनोवैज्ञानिक थकान। देखिए, शारीरिक थकान क्या है, जब शरीर थकता है, मनोवैज्ञानिक जब मन थकता है। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, शरीर भी थक जाता है और मन की भी थकान होती है, ये तो हमें पता है। पर जो लेबर मजदूर सब होते हैं उनका क्या होता है, जो मजदूरी करते हैं उनका जो है शारीरिक थकान उनको ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, थकान के विभिन्न प्रकार होते हैं। जब शारीरिक कार्य करने में आपकी समस्त ऊर्जा लग जाती है और आप थक कर चूर हो जाते हैं तो शारीरिक थकान महसूस होती है। इस तरह की थकान शारीरिक श्रम जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दौड़ना और चलना आदि से होता है। इन क्रियाओं को करने में आप जब अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं तो शारीरिक रूप से थक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिया करते समय कुछ व्यर्थ पदार्थ हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाते हैं और जब हम आराम करते हैं तो ये पदार्थ मांसपेशियों से निकल जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है थकान होने लग जाती है और जब हम रेस्ट करते हैं थकान दूर होती है। तो ये चीज़ शरीर से काम करना शारीरिक थकान देगा, और जो बैठ के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ज़्यादा तो उसमें मानसिक थकान होती है ज़्यादा। कौन सी होती है, मानसिक थकान। इनको दूर करने के उपाय क्या हैं, कार्य के दौरान बीच बीच में आराम भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ाता रहूँ, बहुत थक जाऊँगा, बीच बीच में थोड़ा पानी वानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली और मजा कर लिया। ये बारी बारी से हल्का व भारी कार्य करो, यानी कि भारी कार्य ही करने में जुट जाओ, थोड़ा हल्का कभी भारी ऐसे काम करो। श्रम बचाओ उपकरणों का प्रयोग करो, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करो जिसमें आपकी मेहनत बच जाए। आगे बात समझो, जैसे देखिए मेरे को सारे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, अगर यहाँ डिजिटल बोर्ड होता तो मेरे को क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ते, तो ये चीज़ होती, थोड़ा सा मेहनत बच जाता लेकिन अच्छे से अच्छा मैं पढ़ा पाता। इसीलिए क्या है, अब मैं जियोग्राफी की वीडियो थोड़ी सी और अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूँ ताकि मेरे को भी थोड़ी आसानी रहे और टाइम बचे और मैं अच्छे से अच्छा और पढ़ा सकूँ। क्वेश्चन लिखने का टाइम तो बच जाएगा ना उसमें, ये चीज़। उसके बाद क्या है, अकेले ना रहकर समूह में काम करना चाहिए। शादी ब्याह का काम अकेले अपने सर पे ले लो, नानी याद आ जाएगी, इसलिए सबको साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, अकेले ना रहकर समूह में काम करो, कार्यस्थल का सही चुनाव करो, सही उपकरण का प्रयोग करो, कार्य कुशलता में वृद्धि करें। कार्य कुशलता यानी नई नई तरीके से काम करने पर जोर दो। वातावरण मनोरंजन पूर्ण रखें, वातावरण को क्या रखो, मनोरंजन पूर्ण रखो वातावरण को। आगे बात समझ में, ये हमें याद रख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद देखो क्या है, तो इतना तो हमें जान लिया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पता चलेगा थकान को दूर करने के अलग अलग उपाय होते हैं। आप बहुत ईजी सब लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसने नहीं पढ़ा ना, इससे पहले वाले चैप्टर जाके पढ़ लेना। ठीक है, ताकि ज़िंदगी में आराम आ जाए आपके। आराम देखो, आराम करोगे तो ख़राब हो जाओगे बिल्कुल। इसलिए जो अपने शरीर को ज़्यादा आराम देता है ना, वो ढीठ हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसको फिर कोई और मेहनत का काम करने का मन नहीं करता है। आगे बस समझ में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जीवन में कुछ भी करना, पर किसी के हक की कमाई मत खाना। ठीक है ना, हक की कमाई खाओगे किसी के तो ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे।
इसीलिए जो भी किसी का 1 रुपये भी पड़ा है आपको दिख गया तो उसको उठा के दे दो। 1 रुपये भी मत खाओ किसी का इस जीवन में। अरे बस कहने का बस मतलब समझें आप लोग, ठीक है। देखिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओ, मेहनत करके खाओ अच्छे से, वही आपको पैसा आपके शरीर पे लगेगा। वरना आप लूट के खाओगे, किसी के हक की कमाई खाओगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आगे बस में किसी के हक की कमाई ज़िंदगी में मत खाना, कभी किसी को परेशान मत करना अपनी वजह से। देखिए पड़ोसी हमेशा शिकायत करते हैं कि उनका काम कभी समय पर समाप्त नहीं होता, कभी उनका काम समय, देखो आपके पड़ोसी हैं आए हैं बोल रहे हैं अरे यार मेरा तो काम समय पर समाप्त ही नहीं होता, मैं क्या करूं। तो अपने पड़ोसी को जो है क्या जो है मशवरा देंगे। आप अपने पड़ोसी को ठीक है, अपने पड़ोसी को क्या मशवरा देंगे। तो इसमें ये दे रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए आज थोड़ा सा बोरिंग नहीं बनने दूंगा, वैसे तो बोला नहीं जा रहा है इस वजह से थोड़ा ऐसे क्लास हो रही है, ढीली ढाली सी लग रही है ना, एनर्जेटिक नहीं लग रहा आज, पता नहीं थोड़ा पेट शरीर में दर्द हो रहा, थकान, ये वाली क्वेश्चन था ना, ये मेरे पे लागू हो गया। देखिए तो आपने अपने पड़ोसी को क्या राय दोगे भाई साहब की शिकायत करते रहते हो। तो देखिए हमारे पड़ोसी, माई नेबरहुड, देखिए सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकृति से के होते हैं, अलग अलग प्रकृति सोच के होते हैं। यथा कुछ शांति प्रिय तो कुछ चीखने चिल्लाने वाले होते हैं, तो कुछ नियमों में बंधकर जीवन चर्या करने वाले होते हैं, कुछ नियम कायदे कानूनों की चिंता किए बिना ही सारी लापरवाही से कोई भी काम करते हैं, बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी छोटी से छोटी वस्तु भी ठीक स्थान पर रखते हैं, जबकि कुछ लोग काम निपटाने के बाद उस काम के प्रयोग की गई वस्तु चाकू पेचकस आदि कहीं भी उठाकर रख देते। तो ऐसे भुलक्कड़ लोगों को आपने देखा होगा। तो ये जो पड़ोसी जी हैं हमारे, आपके पड़ोसी हमेशा शिकायत करते हैं कि उनका काम कभी समय पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पड़ोसी आपके लापरवाह हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सभी लोगों को स्थूल रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक वे जो शांतिपूर्वक अपने सभी कार्य सुनियोजित ढंग से ठीक समय पर निपटा लेते हैं, स्त्री हो या पुरुष, ये चीज़ याद रखना है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दूसरे वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा चीखने चिल्लाने वाले होते हैं और हमेशा बिल्कुल परेशान से रहते हैं, दिमाग खोपड़ी खराब करके रखते हैं। तो हमारे पड़ोसी द्वितीय वर्ग में, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, हमारे पड़ोसी द्वितीय वर्ग में आने वाले व्यक्ति हैं, इनका काम ठीक समय पर नहीं होता, इसीलिए यानी कि ये क्या है, हमेशा चीखते चिल्लाते रहेंगे, हमेशा उल्टे फुल्टे काम करेंगे, दिमाग ठंडा ही नहीं रखते। तो ये क्या है, कार्य क्रियाओं को इस तरह सुनियोजित और कार्यान्वयन करना है जिससे वे निर्धारित समय के अंदर कम से कम शक्ति खर्च करके संपन्न हो सकें और अंतर संगठन का मशवरा एवं ज्ञान देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, अपने पड़ोसी को क्या सलाह देनी है भाई, ये हर बच्चा बता सकता है कि अगर कोई पड़ोसी ऐसा लापरवाह है तो उस पड़ोसी को क्या राय दी जाए ताकि वो अच्छे से कार्य करें। सुबह उठें, अपना कार्य करें, इस तरीके रात को जल्दी सो जाओ, फोन मत चलाओ, ये करो वो करो। इससे क्या होगा, देखो कार्य सरलीकरण कर लो। अगर आप कार्य सरलीकरण कर लोगे तो आपका समय भी बचेगा। क्वेश्चन यही था ना कि आपके पड़ोसी हमेशा शिकायत करते हैं कि उनका काम सही समय पर खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक समय पर जो है एक ही काम में जुटे रहते हैं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय एक ही काम में लगा दे रहे हैं, नए उपकरणों का यूज़ नहीं कर रहे, नई चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए आपका टाइम बर्बाद होता है। तो इसको बना के लिख सकते हो, ठीक है। कार्य सरलीकरण इसी में दे रखा है कि वस्तुओं को सुविधाजनक स्थान पर रखें। सिंपल सी बात, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। तो अपने पड़ोसी को राय दो। राय क्या दोगे कि वस्तुओं को सुविधाजनक स्थान पर रखो ताकि बाद में ढूंढने में आसानी रहे। दूसरी बात, श्रम व समय बचाओ उपकरणों का यूज़ करो जिससे समय और आपका टाइम बच जाए, समय बच जाए और ऊर्जा भी बचे, ऐसी चीज़ों का यूज़ करो। कार्य करने का उचित ढंग अपनाओ, अच्छे से कार्य करो। कार्य के क्रम पर ध्यान दो, आप क्या काम कर रहे हो उस चीज़ पर। कौन याद कर रहा है भाई, थोड़ा कम याद करो, आज याद करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, तो कार्य में क्रम पर ध्यान दें, यानी कि अच्छे से काम करो उस चीज़ पर, तभी तो आपका काम अच्छे से होगा, ठीक है। और कार्य कुशलता को बढ़ाएं और कार्य के समय उचित आसन अपनाएं, यानी कि सही ढंग से बैठ के काम करो, खड़े होकर काम करो। तो जो भी काम कर रहे हो सही आसन में अगर करोगे ना तो अच्छे से काम को आप निपटा लोगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो अपने पड़ोसी को सलाह देनी है तो ऐसी सलाह दे दो, क्या दिक्कत है। तो अपने मन से भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए, उन बातों और सिद्धांतों को बताइए जिन्हें समय
योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। मान लो आप समय योजना बना रहे हो, अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, आप किन चीज़ों का ध्यान में रख सकते हो वो देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखो समय योजना यानी टाइम टेबल। तो समय योजना से तात्पर्य है कि निर्धारित समय से कम ऊर्जा खर्च करने। देखिए मेन चीज़ आप लोग के लिए क्या होता है जानते हैं, अगर आपने जो है अगर चैप्टर समझ लिया ना, अगर आपके मन में आ गया कि हाँ ये चैप्टर इजी है, मैं बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, सुन के पूरा वीडियो एक बार सुन लो, फिर उसके बाद आपके मन में अगर ये चीज़ आ जाए कि हाँ ये तो इजी है मैं बना सकता हूँ, तो फिर पढ़ के उसको हटाओ, फिर दूसरे पर ध्यान दो। इससे आपको कन्फर्मेशन रहेगी कि हाँ मेरे लिए ये सारी चीज़ ईजी है, मैं इसको कर सकता हूँ। जब आपकी नॉलेज में जो चैप्टर रहेंगे ना, तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोबारा रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसे चैप्टरों की, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बस पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, वरना जब पढ़ोगे नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। आगे बात समझना, ये याद रखना, ठीक है। देखो तो उसके बाद अगर देखा जाए कि कैसे कैसे आप क्या, देखो समय योजना बनाने के लिए सुझाव क्या है, तो निश्चित समय में किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाओ। जो आपको फिक्स काम है पूरे दिन, आप उसकी लिस्ट बना लो, उसको डिफाइन कर दो। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस डिफाइन आपको करना पड़ेगा, बहुत ईजी है क्योंकि, ठीक है, कठिन होता मैं बता देता। तो निश्चित समय में किए गए लिख रखा, हटाओ उसको, किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। जो निश्चित समय पर काम करना है आपको, उसकी एक लिस्ट बना लो। उसके बाद उन सभी कार्यों को रेखांकित कीजिए जो एक निश्चित समय पर करने आवश्यक हो, यानी जो बिल्कुल कंपलसरी हो, उसके लिए आप क्या करो, थोड़ा सा फिक्स कर लो, हाँ भाई कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, उसके लिए टाइम टेबल बना लो। प्रत्येक क्रिया पर लगने वाले संभावित समय के लिए उल्लेख कर दो, यानी खाना बनाने में, खाना खाने में कितना समय लग रहा है, नहाने में क्या है क्या नहीं है, पढ़ने में कितना टाइम पढ़ने के लिए है ना, तो ये सारी चीज़ आप वो सब निश्चित कर लो। फिर जब टाइम टेबल बना रहे हो तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए जब हम जिम जाते हैं तो हम पूरा टाइम टेबल बनाते हैं कि मेरे पूरे दिन क्या खाना है, पढ़ाई करते हैं तो हम पूरे पढ़ने के लिए शेड्यूल बनाते हैं, ऐसे पूरे दिन की वो बनाओ टाइम टेबल। उसके बाद फिर सभी कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिए जिस कर्म से वे करते हैं, यानी कि करने हैं, यानी किस तरीके से आपको उस काम को करना है वो भी लिख लो आप, है ना, कि मुझे इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये काम करना और किस तरीके से करना है वो भी बता दो उसमें। परिवार के दूसरे अन्य सदस्यों की भी आवश्यकता को ध्यान में रखें, है ना, परिवार के जो दूसरे अलग सदस्य हैं उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखो, नहीं कि अपना अपना करते जाओ बस, नहीं। कार्यों को क्रमबद्ध करते समय ऐसे काम जिन्हें एक ही उपकरण या कार्यस्थल चाहिए, तो ऐसा काम करो जो एक ही समय पे ज़्यादा काम कर पाओ, जैसे उन्हें एक साथ ही कर डालना चाहिए, जैसे सुबह नाश्ता बनाते समय साथ ही दोपहर का भोजन भी बना लो, तो समय भी बच जाएगा, बचत भी, मेहनत भी बच जाएगी आपकी। आगे बस में ये चीज़ याद रखें। अत्यधिक कार्यभार की जो है अवधि का ध्यान रखना, यानी आपके ऊपर बर्डन ना पड़ जाए, इसलिए आप उस चीज़ का भी ध्यान रखो। इसीलिए बोला जाता है पहले एग्जाम से पहले बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दो, है ना, एग्जाम आ जाएगा फिर जो है सर चक्कर आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बस समझो, देखिए उसके बाद है अंतिम रूप प्रदान करना, यानी कि लास्ट में ये भी लिख दो आपको कि हाँ जो है पूरे वर्ष आप केवल काम ही नहीं कर सकते, अतः समय योजना में विश्राम और मनोरंजन को भी ध्यान दें, यानी कि सिर्फ काम ही नहीं, थोड़ा सा फ्री होने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए लास्ट में कुछ ऐसी बातें लिखें। मान लो आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे का आपने शेड्यूल बनाया, पर कुछ 1 घंटा उसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे, मन लगे, ऐसा काम होना चाहिए। इससे काम करने में और उत्सुकता जगेगी। आप पूरे दिन काम करते रहोगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आगे बात समझना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए फिर आता उदाहरण देकर समझाएं कि कार्य संधि करने से समय की बचत कैसे होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, हीरोइन बन जाओगे, इतना अच्छा पढ़ लोगे, ठीक है। देखो तो उदाहरण देकर समझाएं कि कार्य संधि, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है इसमें, बस सबको देखिए कार्य संधि किसे कहते हैं, कार्य संधि क्या है, मतलब क्या, देखो कि कार्य संधि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कार्य को कर रहा है। संधि कर ली, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए खा रहा हूँ, खाते समय टीवी भी देख लिया, टीवी देख रहा हूँ, उसका साथ साथ खा भी लिया, तो 2 काम एक साथ हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई काम पढ़ रहा हूँ, और मैं उसके साथ कौन सा काम कर सकता हूँ, मैं दूसरी चीज़ यानी नोट्स भी तैयार कर सकता हूँ, और जो उससे रिलेटेड कोई काम हो वो भी कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। जैसे अब महिलाएं क्या करेंगी कि जैसे रोटी बना रही हैं, कोई भी अब रोटी बना रहा है वो, तो उस टाइम पे एक तरफ रोटी बन रही है, दूसरे गैस पे सब्जी रख दो, सब्जी अपना होती रहेगी, जब तक सब्जी हो रही है तब तक आप बेल लो रोटी को। आगे बस में ये चीज़ याद रखिए। देखिए तो बोल दिया है कि उदाहरण के लिए गैस के एक बर्तन पर चाय का पानी और दूसरे पर दूध उबालने के लिए रख दो, इससे समय बच जाएगी। जब तक दोनों खोलें उस बीच में पानी पीने, खाना पकाने आदि के लिए भरा जा सकता है, आटा गूंथा जा सकता है उसे। जब तक चाय बन रही है तब तक आटा गूंथ लो जल्दी जल्दी। दूसरा उदाहरण है बर्नर पर दाल, बर्नर मतलब चूल्हा, तो दाल और दूसरे पर चावल चढ़ा देना, इससे दोनों का समय बच जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि भाई पहले एक दाल बना लो फिर कुकर में उसमें वो बना दो, तो दिक्कत हो जाती है। उस बीच सब्जी काट लो जल्दी जल्दी, जब तक वो हो रहा है तब तक सब्जी काट लो। ठीक है, धोकर तैयार भी कर लो। अथवा कपड़ों पर आयरन, लोहा यानी आयरन इस्त्री कर लो, लोहा नहीं कि हाँ लोहा तोड़ के लाया रख दिया, नहीं। इस प्रकार कार्य संधि के द्वारा कार्य करते समय और श्रम या ऊर्जा दोनों की बचत होती है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, वैसे मतलब इसमें कुछ ऐसी क्वेश्चन दे रखा है, निराशा से उत्पन्न थकान का अर्थ क्या होता है। थकान वकान क्या होती है, मानसिक थकान, शारीरिक थकान, मैं ऑलरेडी आप लोग को बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ, जिससे कि आप लोग हीरो हीरोइन बन जाओ। ठीक है, देखिए तो सभी लोग जो है इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ आप लोगों से बढ़िया से अगर समझ लिए ना इन सारे चैप्टर्स को, क्योंकि देखो हर चैप्टर में मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझें और बढ़िया तरीके पढ़ें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब के बगल में होता है घंटी का बटन, उसको दबा के ऑल बटन दबा देना, ताकि सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। अभी तो हम इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम पर और बड़े लेवल की पढ़ाई करेंगे जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ताकि ग्रेजुएशन में भी आपको मेरी अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो ग्रेजुएशन में भी काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 12 चैप्टर के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।